मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे, कुछ हमारे साथ 18 बैच के भी बच्चे जुड़े हुए थे, तो 18 बैच के बच्चे मतलब बहुत बेसिक, शायद पहले उनको अष्टांग हृदय पढ़ना चाहिए, क्रिया पढ़नी चाहिए, रचना पढ़नी चाहिए, आयुर्वेद की जो बेसिक टर्म है वो जानना चाहिए। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेवल थोड़ा सा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद हृदय स्टार्ट करेंगे, तब तक धैर्य रखिए। जिसको समझ में आ रहा है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वो पढ़ते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा डीप इसलिए पढ़ाते हैं कि हमको ये लगता है कि यूजी अगर आप ढंग से पढ़े रहेंगे तो आप पीजी इजीली निकाल लेंगे। इसीलिए हम ज़्यादातर, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जो है हम हर एक पॉइंट, हर एक श्लोक से वाकिफ करवा दें बिना छोड़े हुए। और आप ये देखते होंगे कि आपको हर एक छोटे से छोटा चीज़ हम यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं। चैप्टर क्या है? गुल्म निदान। गुल्म निदान। तो गुल्म का मतलब क्या होता है? ऐसा क्या हुआ कि ज्वर के बाद, रक्तपित्त के बाद फिर गुल्म? गुल्म का अर्थ होता है संघात करना। प्रतान रहित जो लताएं होती हैं उनके लिए गुल्म शब्द का प्रयोग होता है। जो प्रतान रहित लताएं होती हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, उनके लिए गुल्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक शब्द होता है गुड वेस्टर्ने धातु, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, गुड वेस्टर्ने धातु से गुल्म शब्द बना हुआ है। और कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? डलयोरैक्यन प्रत्यय। गुड वेस्टर्ने धातु में डलयोरैक्यम प्रत्यय लगा देते हैं तो गुल्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बांधना, ठीक है ना। अर्थात उदर प्रदेश में एक ऐसी ग्रंथि बन जाती है, देखिए लिखा है ना, हिरण्यनाभ्यो अंतरे, हृदय और नाभि के मध्य एक ऐसी ग्रंथि बन जाती है, गांठ बन जाती है, उसे ये गुल्म कह रहे हैं सुश्रुत जी, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति, एक कहानी और भी है। जब दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किया तो उसके बाद शिव जी कुपित हुए, तो ज्वर उत्पन्न हुआ और रक्तपित्त उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विप्रकृष्ट निदान कहते हैं। प्लीज म्यूट, इसको विप्रकृष्ट निदान कहते हैं। ज्वर और रक्तपित्त के बाद गुल्म रोग का विवरण बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो भी यज्ञ में उल्टा सुल्टा खाया पिया, उससे जो है गुल्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। ऊपर लिखा हुआ है चरक और सुश्रुत में गुल्म के 5 भेद आए हैं, शारंगधर और वाग्भट में इसके 8 भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो वो वाला जो सुश्रुत की लाइन है, हिरण्यनाभ्योरंतरे ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 45 में आया है, हिरण्यनाभ्यो अंतरे ग्रंथि, किसको बोला है ऐसे। और एक ऐसे आया है, हृदयस्य अंतरे ग्रंथि संचारी यदि वा अचल, वो भी बताएंगे उसको समय के साथ, जैसे जैसे वो आएगा आपको बताया जाएगा। आइए, यह खलु पंच गुल्मः भवन्ति, 5 गुल्म कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज या श्लेष्मज। निचय गुल्म यानी सन्निपातज गुल्म को बोल रहे हैं, ये निचय मतलब सन्निपातज गुल्म। और आखिरी वाला क्या है? शोणित गुल्म यानी रक्तज गुल्म। तो इस प्रकार से गुल्म के 5 भेद हुए। अभी तक हमने आपको पहले बताया कि गुल्म, ज्वर, फिर रक्तपित्त, फिर उसके बाद गुल्म की उत्पत्ति हुई। गुड वेस्टर्ने धातु में डलेवराक्यम प्रत्यय लगाने से बनता है, ठीक है। इसका एक अर्थ होता है संघात, एक अर्थ होता है बांधना, ठीक है ना। विगुणित वायु, लिख लीजिए, विगुणित वायु होने से
विगुणित वायु होने से अथवा गूढ़ मूलकंद आदि के सदृश इसकी उत्पत्ति होने से या गुल्म के समान गांठ जैसा प्रतीत होने के कारण इसे गुल्म कहा जाता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, गुल्म के स्थान आचार्यों ने हृदय प्रदेश, नाभि, दोनों पार्श्व एवं बस्ती, आई रिपीट, आचार्यों ने हृदय प्रदेश, नाभि प्रदेश, दोनों पार्श्व एवं बस्ती, ये 5 गुल्म के स्थान माने हैं। ध्यान से सुनो हमारी बात। अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे एब्डोमेन के 9 पार्ट होते हैं। अगर हम एब्डोमेन को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट और राइट, और राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बीच में क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और बीच में हुआ एपिगैस्ट्रियम। थोड़ा सा नीचे आएंगे, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, और दोनों के बीच में क्या होता है, अम्बलाइकस होता है। ठीक है, और राइट इलियक रीजन, वेट। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा जी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। वो हम शेयर स्क्रीन किए ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। अब दिख रहा है? नहीं दिखा? यस सर, दिख रहा है। यही हम बता रहे हैं, ये हुआ अम्बलाइकल रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये राइट इलियक फोसा इसको बोलते हैं, लेफ्ट इलियक फोसा बोलते हैं, और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अभी जो हमने आपको 5 स्थान बताए हैं गुल्म के, उन 5 स्थानों में इसको हम बस्ती वाला रीजन मान सकते हैं। कौन सा? बस्ती।
हाइपोगैस्ट्रिक रीजन क्या हुआ, बस्ती वाला रीजन हो गया। अम्बलाइकल रीजन कौन सा हो गया, नाभि वाला रीजन हो गया। पहला क्या लिखा था, हृदय प्रदेश, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक, अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये क्या हुआ, हृदय प्रदेश, इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो पहला हृदय प्रदेश, दिस वन। दूसरा नाभि प्रदेश, दिस वन। तीसरा क्या था, दोनों पार्श्व, यानी कि राइट लंबर और लेफ्ट लंबर, ये इसको हम दोनों पार्श्व कहेंगे। और फिर इसके बाद क्या था, बस्ती, यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये जो है आपका, इसका 5 स्थान हुए गुल्म के। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये जो है 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन इसको बोलते हैं। ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियक, नीचे क्या होता है, इलियक, और बीच में लंबर होता है, रटना नहीं होता है इसको। ठीक है ना। अम्बलाइकल के ऊपर एपिगैस्ट्रिक होता है और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक होता है, एपी ऊपर हाइपो नीचे। ठीक है ना। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियक जो है वो ऊपर है, याद रखिएगा। हाइपोगैस्ट्रिक नीचे है, हाइपोकॉन्ड्रियक ऊपर है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया 5 स्थान गुल्म के। चलिए वहीं पे हम लोग जहां थे, ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गुल्म वाला दिख रहा होगा। तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित लंप में इसका साम्य हम कर सकते हैं, मतलब मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम इसको कंपेयर करें गुल्म को, तो इसको हम लंप से कंपेयर कर सकते हैं, LUMP, लंप। इस तरीके से हमने आपको 5 इसके स्थान बताए, और मॉडर्न में जो हमारे एब्डोमेन के क्वाड्रेंट होते हैं 9, उसमें हमने आपको कंपेयर किया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा होगा। आपका ये फर्ज बनता है कि क्लास के बाद उसको आप एक नोट्स बना लें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अभी हम किताब की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वर्बली हमारी बातें आप सुनिए। फिर हम बात करेंगे गुल्म के निदान क्या क्या हैं। अभी हमने 5 भेद तो यहाँ पे बता दिया आपको। 2 चीजें यहाँ पे हमको याद रखनी पड़ेगी, शोणित गुल्म होता है जिसे रक्तज गुल्म कहते हैं, और एक नीचे गुल्म होता है जिसको हम सन्निपात कहते हैं, यानी VPKS और RB है। अगर एक साथ याद किया जाए तो विपकर्ष हमारा एक ट्रिक है, विपकर्ष। अगर वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात, अगर ये पांचों मिलता है तो उसको बोलते हैं विपकर्ष। वी मतलब वात, पी मतलब पित्त, के मतलब क मतलब कफ, र मतलब रक्त और स मतलब सन्निपात यानी नीचे, यानी विपकर्ष। इसमें पांचों का पांचों गुल्म में आ जाता है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं, आगे आइए पहले फिलहाल। यहाँ कुछ बातें हमें लिखी हुई हैं, यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। बस 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 रुक जाओ। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है गुल्म जो है रक्त प्रदोषज व्याधि है। चरक के अनुसार गुल्म कैसा है, रक्त प्रदोषज व्याधि है। हमने बताया विपकर्ष, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, तीनों के अनुसार विपकर्ष होता है। वाग्भट और शारंगधर ने इसके द्वंद्वज भेद मानते हुए, यानी वात पित्त, पित्त कफ एवं कफ वात, ये 3 अलग से भेद मान के इसके 8 भेद कर दिए। 5 यही रहेंगे विपकर्ष वाले, और 3 जो है द्वंद्वज हो गए। 5 स्थान अभी हमने आपको बताया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं याद नहीं होता है, तो याद रखिए, बहना 2 बार पास हो गई, बहना 2 बार पास हो गई। बहना से बस्ती, ह से हृदय, ना से नाभि, 2 बार पास हुई, यानी 1 बार नहीं 2 बार पास होगी बहना, तब जाके ये बस गुल्म के 5 स्थान। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुल्म लिखा हुआ है वात प्रधान, याद रखिएगा रक्त प्रदोषज व्याधि है और वात प्रधान व्याधि, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्या है, दूष्य निराश्रय है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका दूष्य क्या है गुल्म का, निराश्रय। स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, महास्रोतस इन्वॉल्व होता है। जैसे ज्वर में रसवह स्वेद स्रोतस इन्वॉल्व था, रसवाही स्रोतस, और क्या था, स्वेदवाही स्रोतस भी इन्वॉल्व था। यहाँ पे क्या है, महास्रोतस इन्वॉल्व है। और रक्तज गुल्म यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है, रक्तज गुल्म महिलाओं में होता है। एक टीकाकार आए चक्रपाणी जी, उन्होंने कह दिया कि पुरुषों में भी रक्तज गुल्म होता है। उसकी बात, सॉरी क्षारपाणी, चक्रपाणी नहीं क्षारपाणी, तो क्षारपाणी ने कहा कि रक्तज गुल्म किसमें होता है, पुरुषों में भी होता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप चरक को फॉलो करते हुए यही बताएंगे कि
रक्तज गुल्म सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। जब कोई बड़ा बता देता है तो बड़े की बात मानी जाती है, क्षार पाणी को फिर उस समय फॉलो हम नहीं करेंगे। ठीक, अगर ये कभी पूछे किसके अनुसार रक्तज गुल्म पुरुषों में होता है, तब वहां पे क्षार पाणी आप लगाएंगे। आगे बढ़िए। जैसे हम लोग, म्यूट कर लो किसी का अनम्यूट है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा, जितना प्रसव काल होता है उतना ही रक्तज गुल्म में बेसिकली होता क्या है कि ऐसा महसूस होता है कि गर्भिणी जो है प्रेगनेंसी हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है, ऐसा महसूस होता है। सारे के सारे गर्भ वाले लक्षण उसमें डेवलप हो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है, डेवलप नहीं हो जाते, फील होता है। इसीलिए पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह था नहीं, तो उतने टाइम तक प्रतीक्षा किया जाता था, ठीक है ना। प्रसव काल तक की प्रतीक्षा की जाती थी, हाँ अगर प्रसव, अगर गर्भ होगा तो वो प्रसव हो जाएगा उसका। तो 10 माह तक चरक के अनुसार, काश्यप के अनुसार 12 माह तक, और सुश्रुत के अनुसार प्रसव काल जितना बताया गया उतना टाइम तक वेट किया जाता था। अगर फिर भी अगर उनको लग गया कि हाँ अब तो बच्चा प्रसव नहीं हो रहा, ये गुल्म हो सकता है, तब उसकी चिकित्सा की जाती थी। रक्तज गुल्म के बारे में ये बात हो रही है। चरक ने बताया है पित्तज गुल्म की अपक्व, पच्यमान एवं पक्व 3 अवस्थाएं बताई हैं। पढ़ेंगे। चरक ने पित्तज गुल्म की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अपक्व यानी कि कच्चा रहेगा, पच्यमान यानी पकने की अवस्था में चल चुका रहेगा, और पक्व यानी पक्वावस्था में। फिर लिखा है सुश्रुत के अनुसार गुल्म में पाक नहीं होता, जबकि विदर्धी में पाक होता है। सुश्रुत ने कहा कि गुल्म में पाक होता ही नहीं है, और एक व्याधि होती है विदर्धी, जिसको हम एब्सेस करते हैं, विदर्धी में पाक हो सकता है। फिर पीजी में एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है, विदर्धी जो है सानिबंधन व्याधि है और गुल्म जो है नानिबंधन। तो याद कर लो बच्चा कि गुल्म जो है नानी को हुआ था, बस। गुल्म किसको हुआ था? नानी को। तो गुल्म जो है नानिबंधन है और विदर्धी जो है सानिबंधन है। गुल्म में पाक नहीं होता है और विदर्धी में पाक होता है, ठीक है। पित्तज गुल्म की आत्यायिक चिकित्सा का उल्लेख है, यानी कि पित्तज गुल्म जो होता है वो इमरजेंसी की कंडीशन बताई है, ठीक है। पित्तज गुल्म जो होता है वो इमरजेंसी उसमें हो जाती है, उसमें इमरजेंसी वाली चिकित्सा करनी चाहिए। चक्रपाणी ने कहा है कफज एवं पित्तज गुल्म बस्ती में नहीं होता है। पीके के पास बैग नहीं है, ये हमने बनाया था। पीके मतलब बैग, मतलब बस्ता, बस्ता को बैग बोलते हैं। पीके के पास बस्ता नहीं है, बस्ता मतलब बस्ती। हमने 5 स्थान बताए हैं, उस बस्ती में पित्तज और कफज गुल्म नहीं होता है, ठीक है। पित्तज और कफज गुल्म किसमें नहीं होता है? बस्ती में नहीं होता है। यानी बस्ती में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वात, रक्त और सन्निपात, ठीक। गुल्म चिकित्सा में वमन का निषेध है। गुल्म में वमन नहीं कराया जाता है। जहां पे वमन का कंट्राइंडिकेशन है वहां पे गुल्म भी आया है कि वमन निषेध है गुल्म में, परंतु कहीं कराते हैं, अभी बताएंगे जब चिकित्सा पढ़ाएंगे तो। गुल्म के पूर्व रूप में उदावर्त मिलता है। उदावर्त एक व्याधि है, वो गुल्म का पूर्व रूप है, ठीक है ना। और उन्माद का पूर्व रूप है उदर्द। उदर्द क्या होता है? अर्टिकेरिया, चकत्ते पड़ जाना, पीती उछड़ा जाना, उसको उदर्द बोलते हैं। तो एक हुआ उन्माद का पूर्व रूप और एक हुआ गुल्म का पूर्व रूप। तो गुल्म का पूर्व रूप उदावर्त है। सुश्रुत ने गुल्म का उपद्रव, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा उपद्रव का, सॉरी इसका गुल्म का शूल, सीवियर पेन होगा गुल्म के उपद्रव में। ये सब कुछ पॉइंट हमने बताया, पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। सारे गुल्म का निदान अलग अलग होता है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तो हमने कहा कि कितनी व्याधियों का आप निदान वातज पित्तज कफज का याद करोगे। एक बेसिक चीज याद कर लो कि किन कारणों के सेवन से वात बढ़ेगा, किन के सेवन से पित्त बढ़ेगा और किन के सेवन से कफ बढ़ेगा। कटुतिक्त कषाय, व्यायाम, व्यवाय, परिश्रम, भय, क्रोध, शोक, इन सब के सेवन से क्या होता है? वात बढ़ता है। ऐसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके पहले, वही चीज यहाँ आया होगा। या रुक्ष आहार विहार के सेवन से, उससे भी आपका बढ़ेगा। तो देखिएगा लिखा हुआ, जब वात प्रधान पुरुष, यानी कि उसकी प्रकृति है वातज है, वात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार, इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है और वात कारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता है। आया ना, वात कारक यानी रुक्ष आहार विहार का सेवन करता है, या अतिशीत का सेवन करता है, या स्नेहन और स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्य का सेवन करता है, यानी कि बिना पूर्व कर्म किए ही अगर उसका विरेचन वगैरह कराया गया है या वमन कराया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा? अपान वायु के वेग, मूत्र
वेग और मल के आए हुए वेगों को रोकता है। यानी अधारणी वेग को रोकने से भी हमने बताया कि अधारणी वेग रोकने से भी वात एग्रीवेट होता है, ये ध्यान रखना। तो एक पॉइंट फिर से लिख लो, हम रिपीट कर दे रहे हैं, किन किन कारणों से जनरली वात बढ़ता है। एक जनरल चीज याद कर लो, किन किन कारणों से वात एग्रीवेट होता है। उसमें क्या है, कटु तिक्त कषाय आहार विहार, लिख रहे हो, कटु तिक्त कषाय आहार सेवन, कटु तिक्त कषाय आहार सेवन, कॉमा रुक्ष आहार, रुक्ष या वातवर्धक आहार द्रव्य, रुक्ष या वातवर्धक आहार द्रव्य, कॉमा अधारणीय वेग धारण करने से, अधारणीय वेग धारण करने से, कॉमा धातु क्षय होने से, धातु क्षय होने से, भय क्रोध उपवास, भय क्रोध उपवास ब्रैकेट में लंघन लिख लेना, भय क्रोध उपवास ब्रैकेट में लंघन, व्यायाम व्यवाय, व्यायाम व्यवाय, श्रम श्रम, मद्यपान, व्यायाम व्यवाय मद्यपान श्रम, आघात इंजरी से भी, रात्रि प्रजागरण, रात्रि प्रजागरण यानी रात में जागने से, रात में जागने से एक वैसे भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, अधारणी वेग को रोका, निद्रा भी एक अधारणी वेग है, ठीक है ना, जाग रहा है यानी कि उसने अधारणी वेग को धारण किया है, तो वैसे भी वात बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इन इन कारणों से वात एग्रीवेट होगा। तो लिखिएगा वात वर्धक निदान सेवन, बनाइएगा संप्राप्ति चक्र, वात वर्धक निदान सेवन, एरो बनाइएगा, वात प्रकोप, वात प्रकोप, पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातु, एरो बनाइए, वात प्रकोप के बाद एरो बनाइए, कफ पित्त दुष्टि, कफ पित्त दुष्टि, आगे एक और एरो बनाइए, कफ पित्त द्वारा वायु का मार्ग अवरोध, कफ पित्त द्वारा वायु का मार्ग अवरोध, एरो बनाइए, कुपित वायु का, कुपित वायु का ऊर्ध्वगमन, कुपित वायु का ऊर्ध्वगमन, कुपित वायु का ऊर्ध्वगमन यानी वायु जो है ऊपर की ओर गमन कर जाएगी, एरो बनाइए, वही पांचों स्थान लिख लीजिए, बहना, बस्ती, हृदय, नाभि, पार्श्व, बस्ती, हृदय, नाभि, पार्श्व में शूल उत्पत्ति, में शूल उत्पत्ति, एरो बनाइएगा, परिपिंडित वायु का गुल्मवत होना, परिपिंडित वायु का गुल्मवत होना, परिपिंडित वायु का गुल्मवत होना, यही है गुल्म रोग, एरो बना के लिख सकते हैं गुल्म रोग। तो हमने बहुत आपको स्पेसिफिक, ये सिर्फ हमने वातज गुल्म की बात नहीं की, हमने गुल्म की संप्राप्ति आपको लिखाई,
ये हमने आपको गुल्म की संप्राप्ति लिखाई है, याद रखिएगा, सिर्फ वातज गुल्म की नहीं है, ये गुल्म की संप्राप्ति है। और एक बात और बता दूं, हाँ बताओ। सर वातवर्धक फर्स्ट स्टेप आप क्या बता रहे हैं? फिर से बोलो बच्चा, आवाज नहीं आई आपकी, आवाज कट रही है। सर फर्स्ट स्टेप जो था वातवर्धक, उस लाइन को कंप्लीट। वो स्टेप था वात वर्धक आहार विहार या निदान सेवन, या सिर्फ और सिर्फ उसको निदान सेवन भी लिख सकते हैं। निदान सेवन, एरो बनाइएगा, वात प्रकोप। कंचन बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। सर परिपिंडित वायु का गुल्मवत होना, इसका मतलब समझा दीजिए एक बार। परिपिंडित एक गुल्म एक ट्यूमर टाइप का बन जाता है, पिंड बन जाता है। वायु जो है एक पिंड का रूप ले लेता है, जैसे ट्यूमर नहीं होता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है एब्डोमेन के अंदर, उसी को गुल्म कहा जाता है। यूं समझिए एक ट्यूमर टाइप का बन जाता है। पिंड का मतलब, पिंड का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड पार्ट जैसे कोई बन जा रहा है, पिंड जैसे बन जा रहा है, वैसी एक संरचना पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर बन जा रही है, जिसको गुल्म कहा गया है। इसको आप ठीक है सर। ट्यूमर या लंप समझ सकते हैं। अगर उसमें वात भरा हुआ है, वातिक है, तो उसी को लंप कहा है, जिसमें मॉडर्न को उसको लंप से कंपेयर किया गया। परिपिंड, आगे बढ़िएगा। गुल्म में अगर मुख्य दोष कहा जाए तो मुख्य दोष वात ही होता है। सारे और सारी फसाद का जड़ इसमें वात ही होता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से वात की ही चिकित्सा की जाती है, जैसा हम लोग अभी चिकित्सा में पढ़ेंगे। तो एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे, संप्राप्ति घटक। ऐसे पिछले चैप्टर में भी लिखाया था, वैसे यहाँ लिखिएगा संप्राप्ति घटक। पहले क्या लिखेंगे? दोष। संप्राप्ति घटक दोष लिखिएगा। स्रोतस, अन्नवह एवं महास्रोतस। अभी हमने आपको सिर्फ महास्रोतस लिखाया था, अन्नवह स्रोतस को भी ऐड कर सकते हैं। अन्नवह स्रोतस एवं महास्रोतस। एक हम लाइन बोल रहे हैं, याद है कहीं पढ़ा? अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम हामय विमार गमनम, ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है? जी सर, स्रोतों की 4 टाइप की जो दुष्टि होती है वो है ये। हाँ, तो लिखो, अगला हेडिंग डालो, स्रोतो दुष्टि। उसी में संप्राप्ति घटक में अगला लिखिए स्रोतो दुष्टि। इसमें लिखो स्रोतो दुष्टि कौन सा होता है? संग एवं विमार्ग गमन। संग एवं विमार्ग गमन। दूष्य लिखिएगा निराश्रय, कोई आश्रय नहीं होता है। दूष्य निराश्रय। अधिष्ठान वही पांचों लिखना है। बहना पास, बस्ती, हृदय, नाभि और पार्श। बस्ती, हृदय, नाभि एवं पार्श। आगे आइए, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे। हमने महास्रोतस क्यों लिखाया है? क्योंकि चरक में महास्रोतस शब्द आया है। कहीं कहीं काय चिकित्सा की पुस्तकों में वहां पे अन्नवह स्रोतस भी लिखा हुआ है। फिलहाल आप महास्रोतस को पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार कुपित हुई वायु, किस प्रकार? जो ऊपर निदान बताए हैं, उन निदानों के सेवन से वायु प्रकुपित हो गई और वायु महास्रोतस अर्थात आमाशय, पक्वाशय। अब आमाशय अन्नवह स्रोतस तो हो ही गया ना, आमाशय अन्नवह स्रोतस हो गया। तो महास्रोतस क्या है? आमाशय और पक्वाशय है। आदि स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन होकर, व्याप्त होकर पिंड का रूप बन जाता है, एक सॉलिड रूप बना लेता है। और अपना स्थान कहाँ पे? हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि को बनाता है, एक सॉलिड पार्ट। यानी कि वायु जो होता है एक पिंड बना लेता है और इन स्थानों में जाके जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और वह पिंडाकार गुल्म क्या करता है? शूल उत्पन्न करता है, पेन कॉज करता है। अनेक तरह की लंबी, चौड़ी एवं गोल ग्रंथियां, मतलब इरेगुलर शेप की। भाई वायु है तो अपना वो आकार बदलता रहेगा ना, चंचलता है उसमें, तो अपना वो शेप बदलता रहता है, ठीक है ना। सपिंडितत्वाद गुल्म इति अभिधीयते। शूल उपजायते या शूल उपजनयति, शूल उत्पन्न करेगा।
स प्रकुपितो वायुर्महास्रोत अनुप्रविश्य, वह कुपित वायु महास्रोतस में प्रवेश कर रोक्षाद कठिनीभूतम, रोक्षिता से कठिन एक पिंड का आकार ले लेता है। पिंडितो अवस्थानम करोति हृदय बस्ती पार्श्व नाभ्याम, कहाँ कहाँ वो स्थान ग्रहण करता है, वही जो अभी हमने आपको बताया है बहना, ठीक शूल करेगा। ये तो हुई संप्राप्ति, हमने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया वही चीज। ये इसमें जो है ज्वर की तरीके से वातज पित्तज और कफज का अलग अलग नहीं है, यहाँ पे एक ओवरऑल संप्राप्ति चल रही है, ठीक है। फिर आता है वातज गुल्म का लक्षण, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तो हम यहाँ बता रहे हैं, फिर इसके बाद जब चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां भी वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज गुल्म के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। तो आपकी ये दायित्व बनता है कि सारे के सारे लक्षण को एक जगह लिख लें। आपसे ये नहीं काम चलेगा कहने से कि तो हम निदान में पढ़े तो यहाँ क्यों पढ़े, एग्जाम आपको फाइनल आपको देना है पूरा मिला के, तो सारे के सारे निदान आपको एक जगह याद होने चाहिए। यहाँ के भी वातज लक्षण के गुण, वातज गुण के लक्षण और चिकित्सा वाले भी सब एक जगह लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ब्लर्ड हो गया है, चलो मार्क कर लो किताब अगर आपको। स मुहुराधमति मुहुर अल्पत्वम आपद्यते अनियत विपुलाणु वेदनश्च चलत्वादायोः मुह पिपीलिका संचार। पिपीलिका क्या होती है? पिपीलिका किसको बोलते हैं? छोटी चींटी। चींटी या छोटी चींटी जिसको भी बोल लीजिए। पेज नंबर क्या है ये? 494 सर। 494 में 625 है, मेरे में 625। पिपीलिका संप्रचार इवांगेशु, इसमें लिखा हुआ है वह वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत और संकुचित करती है और एक विषमता वायु में चल गुण की होती है। वायु का गुण क्या होता है? चल होता है। बार बार जैसे अंगों पे चींटी चल रही है ऐसा महसूस होता है, और बार बार अनियमित उसमें वेदना होती है, ठीक है ना। अनियत विपुल वेदना, मतलब जो वेदना होती है अनियत होता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है कि कहाँ पे उसको वेदना होगा, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया, पिपीलिका जैसे चींटी चल रही है ऐसा उसको प्रतीत होता है। और क्या होता है आगे देखिए आया होगा, तोद। तोद का मतलब होता है जैसे सुई चुभ रहा हो, जैसे कोई सुई चुभ रहा हो ऐसी वेदना वहां पे होती है। और भेद का मतलब होता है, ये भेद का मतलब होता है कि जैसे कोई चीर रहा हो ऐसी वेदना होती है। तोद मतलब जैसे कोई सुई चुभ रहा हो, भेद का मतलब होता है कोई विदीर्ण कर रहा हो, कोई फाड़ रहा हो, इस तरीके से। स्फुरण मतलब क्या होता है? लप 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 ऐसे करना, कुछ इस टाइप का जैसे होता नहीं। अब आप उसको समझिए, जैसे हार्ट बीट होता है कुछ इस तरीके से स्फुरण आप समझ सकते हैं। और एक आता है फिर उसके बाद आयाम। आयाम का मतलब होता है तनाव हो जाना। एब्डोमेन में आयाम का मतलब तनाव होना, देखिए आया है आयाम। संकोच का मतलब क्या होता है? संकोच कंस्ट्रिक्शन होना। सुप्तता मतलब कि शून्यता हो जाना। हर्ष आया होगा, एक हर्ष। बच्चा इतना नहीं याद कर पाओगे, एक बार हम पूरा बता दे रहे हैं, जो जो आपको समझ में आया उसको लिख लेना। फिर आया है एक क्या, दिवसांते। दिवसांते का मतलब दिन के अंत में। ज्वरते मतलब दिवसांते, दिन के अंत में क्या होगा? सायंकाल ही तो होगा। दिन का अंत हम किसको बोलेंगे? सायंकाल को। और उसमें क्या हो जाएगा? ज्वर, यानी कि सायंकाल को ज्वर आएगा इसमें। और क्या है? शुष्यति च आस्यम, मुख सूख जाएगा। वैसे भी कोई बात व्याधि होगी तो मुख जो है सूखा सूखा ही रहेगा। और क्या है? प्लीहा बढ़ जाती है, यानी स्प्लीनोमेगाली, ये इंपॉर्टेंट है इसका लक्षण। प्लीहा जो है बढ़ जाएगी। और पेट में आंध्रकूजन मतलब गुड़गुड़ाहट जैसे आवाज होना। आंध्रकूजन मतलब गुड़गुड़ाहट होना, ठीक है ना। आंत में शब्द होता है। और एक उदावर्त आया होगा कहीं, देखिएगा ये यहाँ पे देखिए उदावर्त। इसमें उदावर्त हो जाता है, यानी वायु का प्रतिलोम हो जाना। उदावर्त का मतलब वायु का विपरीत गमन होना। और एक अंगमर्द आया होगा यहीं पे, अंगमर्द। सिराशूल होता है,
शंख प्रदेश यानी टेम्पोरल रीजन में वेदना होती है, और एक होता है ब्रग्न रोग। ब्रग्न रोग क्या होता है, ये शल्य में पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा, ये वातज गुल्म के लक्षण हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था दिवसांते ज्वरते, यानी सायंकाल को दिन के बीत जाने पे यानी सायंकाल को ज्वर आएगा और लीहा बढ़ जाएगी, आंत में कूजन होगा यानी कि आंत में आवाज होगी, और क्या है इसमें कुछ रह गया है, नेत्र मुख मूत्र और मल काले लाल और परुष यानी रूक्ष हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ श्याव वर्ण और कृष्ण वर्ण कलर आएगा वो हमेशा वात की वजह से होगा। नील पीत जहाँ होगा वो किसकी वजह से होगा, पित्त की वजह से होता है। और जहाँ पे श्वेत वर्ण होता है वो श्लेष्मा की वजह से होता है या कफ की वजह से होता है। तो ये वाली लाइन देखिए, कृष्ण अरुण परुष, ये जो होता है ये वात की वजह से होता है। कृष्ण अरुण और परुष त्वक यानी स्किन, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीष, ये सभी जो है कृष्ण अरुण और परुष यानी रूक्ष हो जाते हैं। ये हुआ वातज गुल्म का लक्षण। आगे बढ़ते हैं, ये बता चुके हैं हम। थोड़ा सा ये पेज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, दोबारा हम भेज देंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, ये देखो हल्का से हम बता दे, क्या है ये लिखा हुआ है, स्पर्श असहो। स्पर्श असहो का मतलब होता है स्पर्श की वेदना, मतलब स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब अगर कोई डोंट टच मी, इस टाइप की फीलिंग आती है कि स्पर्श को बर्दाश्त नहीं कर पाता है पित्तज गुल्म में, ठीक है। और विदाह युक्त होने पर वह रोगी धुआं के समान कट्टी डकार लेता है, ऐसा भी होता है। विदाहमान, विदाह उत्पन्न होता है, ये लिखा हुआ है, हम अभी भेज देंगे इसको दोबारा। विदाहमान है जैसे धुआं से दाह निकल रहा है, और उच्छो हृदय उरस कंठे, इन सभी से जैसे धूम उद्गार निकल रहा है, धुएं का ज्वाला जैसे निकल रही है, ऐसा प्रतीत होता है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट है प्रमोह आया है, ये देखिए प्रमेह नहीं है, प्रमोह है, तो इसमें प्रमोह भी उत्पन्न हो जाता है। तो हमने आपको प्रमोह बताया, स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये बताया है, ठीक है। ज्वर होता है द्वयथु, एक होता है क्षयथु, एक होता है द्वयथु। कोई अंतर बताएगा, द्वयथु क्या होता है? क्षयथु तो पता है छींक है, द्वयथु क्या होता है? दवथु। फिलहाल प्रमोह का मतलब होता है मूर्छा टाइप का, याद रखिएगा, यहाँ प्रमोह का मतलब होता है मूर्छा। अभी क्लियर इसका पिक्चर हम भेज देंगे। वातज वाला इंपॉर्टेंट था, देखिए आया है, प्रमोह का मूर्छा है, अतिसार हो जाएगा पित्तज गुल्म में, तालु सूख जाएगा, और मैंने क्या बताया आपको, द्वयथु, ये हृदय में धक धक, ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताएंगे द्वयथु क्या होता है। और आपका विदाह युक्त होने पर रोगी की धुआं के समान खट्टी डकार लेता है, स्पर्श सहन नहीं कर पाता है, ठीक है ना, स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तालु सूख जाएगा, गला सूख जाएगा, और पित्तज गुल्म के उपद्रव, त्वक, नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल, ये जो वहां पे कृष्ण और श्याव वर्ण के हो रहे थे, परुष हो रहे थे, यहाँ पे हल्दी के समान हो जा रहे हैं और हरे वर्ण के हो जा रहे हैं, ये पित्त वाले लक्षण हैं। आगे आता है विमर्श, यहाँ लिखा हुआ है, बस्ती स्थान को छोड़ के, हमने अभी आपको बताया था जो पीके होता है वो बस्ती में नहीं होता है, जो स्थान बताए गए हैं पित्तज और कफज गुल्म बस्ती में नहीं होता है। कफज गुल्म के निदान यहाँ दे रखे हैं, तो ज्यादा मत याद करो, जितना बता रहे हैं उतना सुन लो। मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ाते हैं। शीत, मधुर और मंदक दधि, अभिसंधि आहार, उड़द, इक्षु, तिल, क्षीर, ये सब क्या करते हैं, कफ को बढ़ाने वाले हैं। हरे शाक का अधिक सेवन से करने से, आनूप मांस का अधिक सेवन करने से, आनूप पशु पक्षियों का मांस अधिक सेवन करने से,
क्या होता है, कफ एग्रीवेट होता है। तो ये सब कफ वर्धक आहार है, या स्नेह का बहुत अधिक प्रयोग करने से भी कफ बढ़ेगा। ठीक है ना, ये कुछ कारण है कफज गुल्म के निदान, और इन निदानों का सेवन करने से कफज गुल्म हो जाएगा। ये संप्राप्ति नहीं है, ये क्या है, लक्षण देखिएगा इसका क्या है। संप्राप्ति वही रहेगी जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार प्रकुपित हुए कफ को वायु आमाशय में ले जाकर एक पार्श्व में एकत्रित कर उसी प्रकार से वेदना, यानी सारा का सारा काम वायु का ही है। कफ और पित्त बेचारे बहुत सीधे होते हैं, उनको बिना मतलब के बदनाम किया जाता है। सारंगल कहे हैं ना, पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातु, ये तो बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, मोहल्ले के सीधे साधे बच्चे हैं। बात जो है आवारा बच्चा है, घूमता टहलता आता है, चलो घूम के आते हैं, और उसको टहलाता है, बेचारे जाके फिर बदनाम हो जाते हैं। पित्त और कफ वही है, देखिएगा प्रकुपित हुए कफ को वायु आमाशय, कितनों प्रकुपित रहेगा तो वही तो वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर उसी प्रकार की वेदना को उत्पन्न करता है जो वातज गुण में बताई गई है। रोगी के शरीर में कफ, शीत, ज्वर, अरुचि उत्पन्न होगा, ये सब कफ वाले लक्षण देखिएगा। हृदय रोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्डियक डिजीज कफज गुण में होता है, ठीक है ना। प्रतिशाय और राजक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। प्रतिशाय भी मैं जनरली जो है कंपेयर नहीं करता हूँ आयुर्वेदिक टर्म को, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। कार्डियक डिसऑर्डर हो रहा है कफज में, राजक्षमा हो रहा है, इसको ट्यूबरकुलोसिस से कंपेयर करते हैं। और काश, श्वास प्रतिशाय यानी कि अपर रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है। और देखिएगा श्वैत्यम, श्वैत्यम का मतलब क्या होगा, वही जो नख, त्वक, मूत्र, पुरीश, ये सब किस कलर का हो जाएगा, क्या बताया हमने, सफेद बताया, ये श्वेतता हो जाता है। तो रटा नहीं जाता है, जो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया वो हर जगह पूरे आयुर्वेद में लागू होगा कि वात की वजह से शाव, रुक्ष, परुष, अरुण, ये सभी वात के कारण होते हैं। हरित, पीत, नील, ये पित्त के कारण होगा, और श्वेत जो है ये कफ के कारण होता है। आगे बढ़िए, निचय गुल्म, निचय यानी कि त्रिदोष गुल्म यानी कि सन्निपात गुल्म। यहाँ एक बात लिखी गई है, असाध्य है, थोड़ा सा हल्का है दिख रहा है, असाध्य है ये, ठीक है ना। क्यों, सन्निपातज गुल्म वात से होता है, पित्त से होता है और कफ से होता है। सन्निपातज व्याधि ज्यादातर क्या होती है, असाध्य होती है। क्यों होती है, तीनों दोषों की चिकित्सा करनी होती है। एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ऐसा होता है। और अगर वात की चिकित्सा करेंगे, तो वात की चिकित्सा में आप स्नेहन प्रयोग करेंगे। रुक्षिता हो जाती है तो वात की चिकित्सा में हम स्नेह का प्रयोग करेंगे। स्नेह का आपने प्रयोग किया तो क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। कफ की चिकित्सा में हम रुक्षिता देंगे, कफ स्निग्ध होता है, अगर रुक्ष चिकित्सा करेंगे तो वात बढ़ जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे, सन्निपात गुल्म में वातादि दोषों के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से ये असाध्य होता है। फिर आता है लास्ट में रक्तज गुल्म। मैंने लिखा है एनआईए में ये क्वेश्चन पूछा था कि किस गुल्म का लक्षण है या क्या है। यहाँ पे गर्भ को देखते हुए ही वहां पे 3 ऑप्शन आपके गर्भिणी या गर्भावस्था वाले भी रहेंगे। कौन कौन से, जैसे हम सद्योग्रहित, गर्भा, इस तरीके के होते हैं ना, आसन्न, प्रसवा, तमाम तरीके के हम परिभाषाएं वहां लक्षण पढ़ते हैं गायनी में, तो उसमें से भी ऑप्शन तो आपका दिमाग उधर चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये रक्तज गुल्म का है क्या, गर्भ कोष्ठार्थवागमन वैशिष्यात, यानी रक्तज गुल्म में गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है, पुरुषों को ही नहीं, मतलब पुरुषों को नहीं होता है। यानी कि चरक ये कह रहे हैं कि रक्तज गुल्म उन्हें ही होगा जिनको मेंसेस होते हैं, आर्तव आता है, और वो भी महिलाओं में, इसलिए पुरुषों में जो है रक्तज गुल्म की संभावना ही नहीं है। यहाँ कुछ विमर्श में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, यूजी में क्वेश्चन आता है कि रक्तज गुल्म महिलाओं को क्यों होता है, या रक्तज गुल्म में अगर आपको शॉर्ट नोट पूछता है तो जो विमर्श में यहाँ लिखा हुआ है वो आपको कोट करना पड़ेगा। आर्तव जन्य गुल्म स्त्रियों को ही होता है, पर सामान्यतः रक्त कुपित होने के कारण रक्त गुल्म पुरुष स्त्री दोनों को हो सकता है। ये कौन कह रहा है, ये किसका स्टेटमेंट हो सकता है, अभी बताया था मैंने, क्षारपाणी, अभी हमने बताया था क्षारपाणी ने कहा था कि रक्तज गुल्म पुरुषों को भी हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस वन दिख रहा है सबको, हेलो, यस सर। जागते रहो,
तो वात पित्त रक्त की चिकित्सा करने पर भी यदि गुल्म की शांति न हो तो आदि अंत और मध्य में वायु की रक्षा करते हुए, वायु की रक्षा करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी गुल्म की चिकित्सा करते समय हमको वायु की रक्षा करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। देखिएगा चिकित्सा में ये लाइन जब अभी पढ़ाएंगे वहां भी आएगा, हम बताएंगे कि निदान में पढ़ाए थे। कफो वाते जित प्राये पित्तम छोड़ितमेव च यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सित। ठीक है ना, याद रखिएगा चिकित्सा का है, यानी कि हमको हर प्रकार से वायु की रक्षा करनी है। यहाँ पर रक्त से सामान्य रक्तज गुल्म का ज्ञान होता है और गुल्मों, ये सूत्र अध्याय 24 का है। रक्तज रोग माना भी है ना, रक्त प्रदोषज व्याधि। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि गुल्म क्या है, रक्त प्रदोषज व्याधि है। तो सूत्र अध्याय 24 पढ़िएगा, जहाँ पे रस प्रदोषज, रक्त प्रदोषज, वहां पे सारे धातु प्रदोषज विकार बताए हैं सूत्र 24 में। तो वहां पे आया है कि गुल्म जो है कैसा है, रक्त प्रदोषज व्याधि है, जिसका तात्पर्य भी सामान्य रक्तज गुल्म से ही है। मतलब वो गुल्म कुछ और ना हो कि वो रक्तज गुल्म की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। स्त्रीणाम आर्तव गुल्मो न, मतलब स्त्रियों में आर्तव होता है, पुरुषों में नहीं होता, इसलिए जो रक्तज गुल्म है ये पुरुषों में क्या लिखा हुआ है, स्त्रीणाम आर्तव जो गुल्मो न पुंसम उपजायते, ऐसा लिखा हुआ है। अन्य क्या लिखा, अन्यस्त्व श्री भावो गुल्म स्त्रीणाम पुंसाश्च जायते। अगली लाइन में अपनी बात से चार पानी पलट गए हैं, परंतु रक्तज गुल्म पुरुषों में भी हो सकता है। एक बार तो कह रहे हैं आर्तव न होने से पुरुषों में नहीं हो सकता है, लेकिन अगले हाथ में पलट के कह रहे हैं क्या, कि रक्तज गुल्म पुरुषों में भी हो सकता है। कंट्रोवर्सी, विरोधाभास, अपनी ही बात में वो फंस गए हैं। रक्तज गुल्म का निदान एवं संप्राप्ति, इसको समाप्त कर लीजिए, आज पूरा खत्म हो, जिससे कल हम लोग चिकित्सा पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। परतंत्र होने एवं शिक्षित न होने के कारण, अब ध्यान से सुनना, कि महिलाओं में प्राचीन काल में रक्तज गुल्म क्यों होता था, क्यों उसको सीरो प्रेगनेंसी मान लिया जाता था। महिलाओं में कुछ क्या कहें कि उसको कुप्रथा कह सकते हैं, कि अपना वो केयर नहीं करती हैं, परिवार का केयर करने में ज्यादा रहती थी, और चाहे संकोच कह लीजिए, चाहे लज्जा कह लीजिए, इन सभी कारणों से उनको जो है रक्तज गुल्म की संभावना। देखिए यहाँ लिखा परतंत्र होने से, यानी वो स्वतंत्र नहीं होती थी, शिक्षित भी नहीं होती थी पहले के जमाने में जिस समय ये संहिता लिखी गई होगी, सदा पति सेवा गृह कार्यों में लगी रहती थी, मल मूत्र का वेग आ जाए तो संकोचवश पहले क्या होता था, गाँव में जाती थी। हमको आज भी बड़ी मतलब तकलीफ होती है कि हम तो काफी टाइम तक हमने देखा है कि महिलाएं जो है, अभी एक मूवी आई थी, कौन सी, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, जो उसमें दिखाया गया वाकई वैसे होता था कि अगर दोपहर में या दिन के टाइम में अगर अधारणी वेग आ जाता है ना पुरुष का, तो वो बेचारी शाम तक अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करती थी, सुबेरे सूर्योदय के पहले पहले होके आ जाना पड़ता था। कितनी बड़ी विडंबना थी इस समाज में। तो व्याधियां होंगी नहीं, मतलब दिन में कितनों हो जाए उसको बाहर नहीं जाना है, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी भ्रांति थी। फिलहाल वहां नहीं जाएंगे, यहीं रहिए। इन सभी कारणों, यानी मलमूत्र के वेग को उसने दिन भर रोका ना, अथवा आम गर्भ के शीघ्र स्राव होने से, आम गर्भ मतलब गर्भ जो है अभी 2-3 महीने का था, अभी संजात सार नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, और ब्लीडिंग होने लगी है, तो ऐसी कंडीशन बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतुकाल में वात प्रकोपक आहार विहार, बच्चा होने के तुरंत बाद मतलब जो सूतिका काल होता है, जिसमें खान पान विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, जो 45 डेज का होता है, या जो ऋतुकाल होता है, ऋतुकाल में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती हुई ऐसी कंडीशन में वायु शीघ्र प्रकोपित हो जाता है। तो ये वायु भले प्रकोपित हो रहा है, लेकिन ये निदान किसका बता रहे हैं, रक्तज गुल्म का, और यही वायु जाके रक्तज गुल्म को उत्पन्न करता है। कैसे, नीचे लिखा हुआ है, प्रकोपित होकर वायु योनिमुख में जाकर आर्तव को रोक देता है। प्रकोपित वायु योनिमुख में जाके आर्तव को रोक देता है, ब्लॉकेज कर देता है। यूं समझ लीजिए मोटा मोटा कि जो मेंसेस हो रहा था, आर्तव जो हो रहा था, वहां पे अवरोध उत्पन्न कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। अब वो आर्तव स्राव न होके अंदर ही अंदर एक ट्यूमर का रूप बढ़ता हुआ, एक प्रत्येक मास में रुका हुआ वह आर्तव उदर को बढ़ा देता है। जैसे फंडल ग्रोथ होता है ना प्रेगनेंसी में, वैसे ही हर महीने जो है ग्रोथ भी होता रहता है। अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे ये तो सारे के सारे गर्भिणी वाले लक्षण हैं,
इसीलिए पहले अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं था, तो उसको वेट किया जाता था प्रसव काल तक क्या है। आइए देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन कारणों से वायु प्रकोपित हुई, वायु जो है योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देता है और प्रत्येक माह में रुका हुआ वह आर्तव उदर को बढ़ाता रहता है, जैसे प्रेगनेंसी में फंडल हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं। शूल वेदना होगी, इसके बाद उसके उदर में शूल है, कास, अतिसार, छर्दी। देखिए यहाँ लिखा हुआ छर्दी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होता है ना प्रेगनेंसी में, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो रक्तज घूर्ण में भी वमन हो रहा है, अंग मर्द हो रहा है, बॉडी एक, निद्रा बहुत ज्यादा आएगी, निद्रा अधिक, आलस बहुत लगेगा। स्तैमित्य हमने बताया है, स्तैमित्य मतलब क्या होता है, यूँ समझ लीजिए जैसे शरीर में कोई कपड़ा, गीला कपड़ा रखा हुआ है। और देखिए स्तन्योश्च स्तन्यम, स्तनों में क्षीर भी आ जाता है, इसीलिए लगता है कि ये गर्भिणी मतलब गर्भ धारण कर लिया है। एक तो ये मुझे लगता है इसके कारण से, ठीक है ना। ओष्ठ और स्तन मंडल का कृष्ण वर्ण का हो जाना, ओष्ठ का और स्तन मंडल ये गर्भिणी का लक्षण है। जब कभी आप गर्भिणी का लक्षण गायनी में पढ़िएगा तो वहां भी ये आया है, ओष्ठ और स्तन मंडल भी कृष्ण वर्ण का हो जाता है। अत्यर्थम ग्लानि अक्षुषो, नेत्र में ग्लानि होती है, मूर्छा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चा ये है दौहृद। दौहृद आपने देखा है कि चरक, वाग्भट, चरक, हारित और काश्यप, इन्होंने बताया कि तीसरे महीने में दौहृद अवस्था होती है। सुश्रुत ने क्या बताया है, चौथे महीने में। चहका, चहका एक ट्रिक है, कोड है, चहका 3 में, च से चरक, हा से हारी, का से काश्यप, इनके अनुसार क्या है दौहृद तीसरे महीने में, बाकी सब के अनुसार चौथे महीने में जाता है। तो दौहृद भी है रक्तगुल में। श्वयथु पादयो, पैर में स्वेलिंग हो जाती है, ये भी गर्भिणी का लक्षण है, देखेंगे पढ़ेंगे जब आप, ठीक है ना। और रोमराजी उद्गम हो जाता है, आपने देखा होगा पेट में जो लाइनें बन जाती हैं वो यहाँ भी बन जाती है, रोमराजी। अपि च योन्या दौर्गंध्यम आस्राव उपजायते, यहाँ हमने लिखा है गर्भिणी में यही लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, क्या है, अपि च योन्या दौर्गंध्यम आस्राव उपजायते, क्या है बताइए, कोई बताएगा। बताओ। योनि विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्राव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि योनि से दुर्गंध युक्त स्राव होगा, ठीक है ना, वही दुर्गंध युक्त स्राव होगा योनि मार्ग से, और यही थोड़ा सा गर्भिणी वाले लक्षण से भिन्न होता है। अगर कोई बुद्धिमान होगा तो समझ सकता है, अदरवाइज कोई रिस्क वैसे भी नहीं लेना चाहता है ना। आगे बढ़िए। गुल्म के पूर्व रूप, सारी कहानी बताने के बाद अब पूर्व रूप की बात आ रही है, तो हम पढ़ेंगे पूर्व रूप में क्या क्या है। देखिएगा, अबुभुक्षा इंपॉर्टेंट है। अबुभुक्षा मतलब पूरे गुल्म की बात हो रही है, सामान्य पूर्व रूप की बात करें, भूख नहीं लगती है यानी कि अरुचि हो जाएगी, दौर्बल्य हो जाएगा, सौहित्यस्य च असहित्वम इति, तृप्ति युक्त भोजन का सहन न कर पाना, बहुत ठूस के एकदम खा लेगा, जैसे बफर सिस्टम में गया, शादी ब्याह में गया है ना, वहां पे एकदम देखा एकदम फ्री का खाना एकदम टूट पड़ा है ना, लेकिन तृप्ति युक्त भोजन अगर कर लिया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे भी हमको जितनी तृप्ति होती है, जितनी भूख होती है, उससे कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो अबुभुक्षा, वैसे तो भूख नहीं लगेगी। दूसरा क्या है, सौहित्य से सहत, मतलब कि अगर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, दौर्बल्य है। आंध्र पूजन भी है ना। और आंध्र पूजन इसके पहले भी अभी आया था, आंध्र पूजन अभी आया था कहीं पे, म्यूट करो जिसका अनम्यूट है। खाने के बाद गले में जलन होना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कहाँ है, विदाह, विदाह भुक्तस्य, भोजन करने पे गले में विदाह होता है, अग्नि की विषमता हो जाती है, वात मूत्र पुरीश वेगानाम च प्रादुर्भावः, इसका मतलब क्या हुआ,
बोलो। अपान वायु, मूत्र और मल के वेगों का उत्पन्न न होना। च अप्रादुर्भाव हो जाएगा, उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो च अप्रादुर्भाव, चा प्रादुर्भाव है ना, तो च अप्रादुर्भाव यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बद्ध विड़मूत्र। बद्ध विड़मूत्र मतलब मूत्र और पुरीष का रुक जाना। विड़ मतलब पुरीष और मूत्र का मतलब रुक जाना, तो मूत्र और पुरीष का जो वेग होता है वो रुक जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे हो जाता है। ये कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, देख लेना, ठीक है ना। अनन्य अभिलाषा, अन्न की अभिलाषा वही अबुभुक्षा कहिए चाहे अनन्य अभिलाषा कहिए, बात वही हुई। अन्न की इच्छा नहीं होगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी, अरुचि हो जाएगा। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि वात प्रधान होता है, सभी गुल्मों में मेन कारण क्या होता है, वात होता है। पित्त का बेचारे सीधे साधे इन सभी प्रकार के गुल्मों में बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता, मतलब सबसे ज्यादा खुरापाती वात है, वही जिम्मेदार है बाकी के लिए। साध्यता, असाध्यता की बात करेंगे। इन गुल्मों में सन्निपातक गुल्म को असाध्य बताया गया है। क्यों बताया गया, अभी हमने बताया कि एक दोष दूसरे दोष का, एक का चिकित्सा करेंगे तो दूसरा जो है घटेगा बढ़ेगा, मतलब विपरीत चिकित्सा होती है, विपरीत होने से इसलिए उसको असाध्य माना गया है। एक दोषज गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा प्रारंभ करें, द्वंद्वज गुल्म में साधारण कर्म से चिकित्सा करें, और कह रहे हैं चिकित्सा शीघ्रता पूर्वक करते हैं, गुल्मों में विशेष भेद का ज्ञान न हो। अगर आप पहचान ना पाए कि वातज गुल्म है, पित्तज गुल्म है, कफज गुल्म है, तो परेशान ना होइए, आप वात की चिकित्सा करें। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से क्या था, वात ही शैतान था यहाँ पे, और वात की आंख बंद करके चिकित्सा करिए, आप ठीक कर ले जाएंगे। और वात की चिकित्सा क्या है, स्नेहन है, स्वेदन है, मृदु विरेचन दे रहे हैं, है ना, वमन नहीं है, ध्यान देना, अभी वमन का इंडिकेशन किया था, अभी यहाँ इन्होंने विरेचन तो बता दिया, वमन नहीं आया। बस्ती दे रहे हैं, अम्ल लवण और मधुर रसों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मधुर अम्ल लवण जो वात शामक आहार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ज्यादा रटिए मत, एक बेसिक जानते हैं कि वात की चिकित्सा में हम स्नेहन करते हैं, बस्ती देते हैं, और मधुर अम्ल लवण, ये तीनों रस जो होते हैं वात शामक होते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम इसको पढ़ लेते हैं, जो हमने मंजूषा से शॉर्टकट जो वहां से ब्रीफ में है उसको देख लेते हैं। चैप्टर की अगर बात करते हैं तो सूक्ष्म उत्तर तंत्र 42 में आया है, अष्टांग हृदय निदान 11 में ये चैप्टर है। चरक ने 5 भेद बताए हैं, नीचे को सन्निपातज बोला है, ठीक है। सुश्रुत में भी 5 ही आए हैं सेम, वाघभट्ट में 8 आए, हमने बताया वहां द्वंद्वज मान लिया है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, संसर्गज। द्वंद्वज मतलब संसर्गज, दो दो दोषों के संयोग से। स्थान 5 हो गए, बहना 2 बार पास। आगे बढ़ते हैं, निदान की बात करते हैं। ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार से क्षीण पुरुष, यानी ये कृश पुरुष है, और ऐसे कृश पुरुष को आप वातवर्धक आहार का सेवन करा रहे हैं। शीत का सेवन कराते हैं, तो शीत का सेवन कराएंगे तो वात का गुण क्या होता है, तत्र रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चला विषदो खरा। तो शीत का अगर आप सेवन कराएंगे तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, क्योंकि वात के गुण के सामान्य। अस्नेह विरेचन, बिना स्नेह दिए हुए विरेचन करा रहे हैं, वेग रोक रहे हैं, ये सब अभी बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। विषमासन, विषम सेन इत्यादि इत्यादि बातें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। चरक चिकित्सा 5 जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्या क्या निदान बताया, रूक्ष अन्नपान का सेवन, विषम अतिमात्रम विचेषितम, वेग निग्रह, वेग धारण करने से, शोक करने से, भी हमने बताया शोक करने से भी वात बढ़ता है, अभिघात करने से यानी चोट लगने से वात बढ़ता है, अतिमल क्षय से और निरन्नता से, ये सभी जो है कारण है वात के बढ़ने से हैं, ठीक है ना। वातिक गुल्म के लक्षण अभी हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है बच्चा, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। पित्तज, कफज सबके यहाँ पे निदान लिखा हुआ है, और चिकित्सा का भी साथ में लिखा हुआ है। अभी हम आपको तब बताएंगे कंपेयर करके जब हम आपको सेकंड पार्ट, यानी कि कल जब हम गुल्म चिकित्सा बता देंगे, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी हम लोग उसके बाद करेंगे। चिकित्सा वही बात, हर चिकित्सा करेंगे, बस्ती देंगे और स्नेह युक्त विरेचन देंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है भाई? ये था गुल्म पार्ट 1। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुल्म पार्ट 2, मतलब चिकित्सा इसका, ठीक है। और कुछ काय चिकित्सा, म्यूट कर लीजिए।
म्यूट कर लीजिए।